अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम आगे देखेंगे अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपको एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री रिलेटेड विद द रूरल डेवलपमेंट से जो चीज़ें हैं, क्योंकि भाई इंडिया में आप देखो कि जो 2011 का सेंसस बताता है 68% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है। मान लो अभी घट के वो आपको 60% भी हुआ होगा, देन स्टिल इट्स अ वेरी बिग नंबर। और उस एरिया का डेवलपमेंट के बिना देश की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो उसके जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो पहला जो स्कीम है दैट इज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। अब ये रर्बन मिशन क्या है, इसको आप समझो कि एक इलाका होता है रूरल और दूसरा होता है अर्बन। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये रूरल का रूल मिल गया और अर्बन का आपको अर्बन लेके इसको बना दिया गया अर्बन मिशन। यानी कि वो एरिया होंगे, ये इनमें उन एरिया की बात करी गई है जो ना तो पूरी तरीके से रूरल है, ना तो पूरी तरीके से अर्बन है। कहने का मतलब अगर आप देखोगे शहर है, कोई भी सिटी है, ये अर्बन इलाका है। और इसके आसपास जो आपको इलाके होते हैं, जो भी वो रहते तो गांव ही हैं, विलेजेस ही हैं थोड़े बहुत तरीके से, बट उन पे आपको अर्बन लाइफस्टाइल के जो परछाइयाँ हैं वो दिखती हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेज आपको अर्बन भी मिलेंगे, थोड़े बहुत रूरल भी मिलेंगे, और फिर आपको तीसरे जोन में जो है आपको रूरल कंप्लीटली दिखेगा। तो ये जो स्टेज है जहाँ पे कि आपको रूरल एंड अर्बन इन्फ्लुएंस दोनों मैच करता है, यहाँ पे एक अलग तरीके की स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए स्पेसिफिकली ये स्कीम आपको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बात आप समझिए कि इट एम्स टू डेवलप अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस दैट प्रिजर्व द एसेंस ऑफ रूरल कम्युनिटी लाइफ while providing अर्बन एम्यूनिटीज क्रिएटिंग रर्बन विलेजेस। ठीक है, तो रर्बन विलेजेस कहा गया है। विजन की अगर बात करें तो वही है कि इनका जो एसेंस है ऑफ रूरल कम्युनिटी लाइफ उसको बनाए रखा जाए। साथ ही साथ जो है अर्बन फैसिलिटी जो इनके यहाँ ग्रोथ हो रही हैं उसको कंप्लीट कंटिन्यू किया जाए। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो बात वही है कि लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनका भी एक अलग प्लान के हिसाब से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ या बाकी आपको ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विसेज, वो हो। साथ ही साथ जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है वेल प्लान अर्बन क्लस्टर। आप देखिए कि जब ये सिटी एरिया ग्रोथ होगा तो इसका ग्रोथ किस तरीके से होगा, आउटवर्ड ही ग्रोथ होगा। तो आउटवर्ड ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग पहले से करनी होगी। अगर आप पहले से प्लान नहीं करेंगे जब अर्बन सिटी ग्रो होगा तो यहाँ पे आपको हैफ हैजार्ड ग्रोथ देखने मिलेगा। इसीलिए जो है यहाँ पे आपको वेल प्लान अर्बन क्लस्टर्स की बात करिए कि प्लानिंग जो है हम पहले से बेहतर करके रख सके। अब अगर बात करेंगे की फीचर्स की तो यहाँ पे हमने बात करी कि फोकस ऑन क्लस्टर क्लस्टर बेसिस पे इसको किया गया है। तो जहाँ भी क्लस्टर है जोग्राफिकली कंटिग्यूअस विलेजेस की या आसपास के जो गांव हैं विद पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 25,000 टू 50,000 इन प्लेन एरियाज एंड कोस्टल एरियाज, और 5,000 से 15,000 तक इन द डेजर्ट हिली एंड ट्राइबल एरियाज। यानी कि जो गांवों के लिए जो रिक्वायरमेंट है क्लस्टर बन के बेसिस पे फोकस होने के लिए, वो अलग अलग प्लेन्स के हिसाब से पॉपुलेशन अलग होगी और डेजर्ट हिली और ट्राइबल एरिया के हिसाब से अलग होगी। ये आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि प्लेन एंड कोस्टल एरिया ही वो एरिया होते हैं जहाँ पे कि मैक्सिमम आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो फॉलो की जाती है फॉर द डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे सेक्टर को कवर करता हुआ। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच यहाँ पे फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब वहाँ के लोकल लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें इन प्लानिंग, इन इम्प्लीमेंटेशन। साथ ही साथ मॉनिटरिंग जो है वो भी करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। कन्वर्जेंस होगा, आपको बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को मिला करके उसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। इसको अगर सॉरी अगर इसको कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात गई है। यानी कि ग्रोथ सेंटर्स हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रूरल इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइजेस को प्रमोट करने की बात करी गई है। बेसिक सर्विसेज के रूप में जो आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन, कनेक्टिविटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इन सबको कवर करता हुआ जो है आपको प्रोविजन यहाँ पे दिखेंगे। साथ ही साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे डेवलप करने की बात कही है। यानी कि पार्क्स बनाए जाएँ, प्लेग्राउंड्स बनाए जाएँ, कम्युनिटी सेंटर्स बनाए जाएँ। अब आप समझो कि ये पूरी तरीके से रूरल नहीं है, गाँवों में पार्क्स नहीं बनते, गाँव में प्लेग्राउंड नहीं बनते, वहाँ पे मतलब खुले इतनी जगह होते हैं कि यू कैन मैनेज, बट दीज एरियाज आर इन ट्रांजिशन। तो यहाँ पे आपको प्लानिंग पहले से करनी होगी, इसीलिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी यहाँ पे फोकस जो है वो किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी गई है, ताकि जो रूरल यूथ है, अब देखो यहाँ पे जो गाँव के जो शहरों के पास जो गाँव होते हैं,
दे एक्ट एज अ सेंटर कि वो सिटीज़ को आपको सर्विस सिटीज़ को मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी यहाँ पे वर्क्स होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड वर्क्स हो, आपको लेबर रिलेटेड वर्क हो, या जहाँ पे भी आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी जो शहरों में से उतने तादाद में ना हो सकते हैं, तो वो आपको ये गाँवों से प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है? तो वर्कफ़ोर्स जो है, उस वर्कफ़ोर्स को हम बेहतर कर सकें, ताकि अपॉर्च्युनिटीज़ भी रहेगी, यहाँ से आराम से जो लोग रह रहे हैं, ये रोज़ अपना आराम से यहाँ जाके सर्विस अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए इनके पास सही तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए, सही तरीके की स्किल होनी चाहिए, तो उस पे भी फ़ोकस किया गया है। साथ ही साथ अगर अचीवमेंट की बात करें ऑफ जो अर्बन मिशन, तो आप देखिए कि एज ऑफ नवंबर 2023 तक का डेटा अवेलेबल हुआ मुझे, और यहाँ पे 300 अर्बन क्लस्टर को जो है, ये आपको सैंक्शन किया गया है कि इसको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो आपको किए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, जैसे कि सोलर स्ट्रीट लाइट्स का लगाया जाना, आंगनवाड़ी सेंटर्स का बनाया जाना, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रूरल रोड्स को करना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो ये आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन ध्यान रखेंगे, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर नहीं है, आप यहाँ से कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अर्बन है। दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला है वो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब आप समझो कि इस प्रोग्राम या नॉर्मली जब भी तक अगर आपने इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जाना होगा, तो इंडिया का जो लैंड रिकॉर्ड्स है कि कौन सी ज़मीन किसके नाम पे है, ये पेपर बेस्ड सिस्टम पे मेंटेन होता है। तो रजिस्टर में वो कागज़ बने होते हैं और उस पे जो है वो मेंटेन करते हैं। बट इसके वजह से बहुत सी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यूअसली अपडेट नहीं होता रहता, और उसके वजह से आपको डिस्प्यूट एंड लिटिगेशंस होते रहते हैं। आपको अगर रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना हो तो काफ़ी मुश्किल होती है, और साथ ही साथ आपको वल्नरेबिलिटी ऑफ टैम्परिंग एंड लॉस के होने के चांसेस, तो आपको पता होगा जैसे कुछ स्टेट्स इस चीज़ के लिए बदनाम है कि पता चल रहा है आपको रिकॉर्ड जो है वो चूहे खा गए, ठीक है? तो पता चला कि लैंड का रिकॉर्ड रखा था और वो लैंड का रिकॉर्ड जो है वो चूहे खा गए, तो काफ़ी मुश्किल होती है। साथ ही साथ इंडिया में एक समस्या आती है कि लैंड को आप देखोगे, एक ही ज़मीन को लोग 5 लोगों को बेच देते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपको जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो अलग-अलग डिपार्टमेंट में उसका इन्फॉर्मेशन होता है। सेलिंग एंड बाइंग का इन्फॉर्मेशन कहीं और पे है। आपको जो उसका रेवेन्यू चुका रहा है उसका रिकॉर्ड कहीं और पे है। जो लैंड रिकॉर्ड के किसके हाँ, इसका डीड किसके पास बनता है, तो वो किसी और के पास है। तो आप देखो कि बहुत जगह पे ये स्प्रेड था, तो इसको एक जगह पे लाने का जो है ये प्रयास किया गया, और इसी को इस प्रोग्राम को कहा गया डिजिटल इंडिया। तो कुछ सब जगह हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो क्यों ना लैंड रिकॉर्ड्स को भी डिजिटलाइज किया जाए। लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च इसकी ऑफिशियल हुई थी 2016 में, हालांकि 2008 में ही एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसको कहते हैं लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। बट क्योंकि अब डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो इसमें जोड़ दिया गया डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको आप डिजिटाइज कीजिए, डिजिटल डेटा उसको तैयार कीजिए और एक सेंट्रल डेटाबेस बनाइए। तो आपके पास सेंट्रल डेटाबेस होगा तो उसको सिटीजन एक्सेस कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस या मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स जो भी हैं उसको ईजिली एक्सेस कर सकती हैं। तो पहली बात तो जो डेटा पड़ा है उसको कंप्यूटराइज कीजिए और उसको डिजिटाइज कीजिए। इसके अलावा सर्वे एंड रीसर्वे की ज़रूरत अगर पड़ती है तो कराइए, क्योंकि आपको बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, तो लोग जो है आप खरीद बिक्री कर लेते हैं, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ होता है। तो बहुत सारे टर्म्स अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं, जैसे बिहार में एक टर्म यूज होता है दाखिल खारिज, तो वो आपको जो है वो अलग से उसको मेंशन कराना पड़ता है आप खरीदने के बाद। तो यहाँ पे आपको इसीलिए ज़रूरत है कि आपको सर्वे रिसर्वे करा के जहाँ पे भी अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड हो वो किया जाए। मैप्स जो हैं बहुत चीज़ें बदलाव हो जाती हैं, क्योंकि मैप्स जो है वो काफ़ी पुराने पुराने मैप्स प्रिपेयर्ड हैं, तो उनको भी अपडेट किया जाए। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन होता है लैंड का, तो आप समझिए कि रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि लैंड एक से दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करी जाती है, तो वहाँ पे टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होता, वहाँ पे डिड होता है। यानी कि आज के बाद जो है रेवेन्यू, ये पहले कोई ए आदमी रेवेन्यू पे कर रहा था लैंड का, अब जो है वो बी पे करेगा, तो उसका उसका जो हक माना जाएगा। लेकिन टाइटल ट्रांसफ़र मतलब लैंड का मालिकाना हक आप समझ सकते हो, टाइटल नहीं ट्रांसफ़र होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम होती थी। तो अब बात हुई कि लैंड रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, इसको भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेहतर ट्रांसपेरेंट किया जाए, एफिशिएंट किया जाए। साथ ही साथ जो टाइम फ्रेम है उसको रिड्यूस किया जाए, तो जो लिटिगेशन वगैरह इशू आते रहते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उसको हम ठीक किया जाए। साथ ही साथ आप लैंड रिकॉर्ड का जो डेटाबेस है और ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये दोनों को एक साथ जो है आप मर्ज करेंगे तो आपको क्लैरिटी बनी रहेगी ना। मान लो कोई रजिस्टर ए आदमी जो है ये लैंड जैसे ही बी को बेचा इसने, और फिर सोचेगा कि मैं सी को बेच के डबल मुनाफा कमा लूंगा एक ही लैंड पे। तो जैसे ही ये बी को ट्रांसफर किया, जब सी को बेचने जाएगा तो आपका डेटाबेस दिखा देगा कि नहीं भाई, ये तो तुम्हारे नाम पे है ही नहीं, तुम इसको सेल ही नहीं कर सकते। तो ये आपको क्या होगा कि डेटा कंसिस्टेंट रहेगा, साथ ही साथ डिस्प्यूट वगैरह को कम करेगा। उसके अलावा कंक्लूसिव टाइटलिंग की बात करी, तो जो मैंने आपको बताया कि अभी जो है प्रिजम्पटिव लैंड टाइटल्स दिए जाते हैं
ठीक है, माना जाता है कि ये आपके नाम पे है, बट यहाँ पे अब कंक्लूसिव टाइटलिंग जो है वो दी जाएगी, जहाँ पे गवर्नमेंट विल गारंटी द ऑनरशिप ऑफ राइट्स लिस्टेड इन द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो अब जमीन पे जो है एक तरीके से आपका कंक्लूसिव टाइटल इसको बोलते हैं, ये टेक्निकल टर्म है, तो ये यूज हुआ रादर देन प्रिजम्पटिव लैंड टाइटल्स। तो ये इसका कहीं ना कहीं फोकस है। साथ ही साथ अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे कि एक कंप्यूटराइजेशन करना है, फिर सर्वे रीसर्वे करना है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, इसके अगर करंट स्टेटस की बात करें तो अगस्त 2023 का अगेन मुझे डेटा मिला यहाँ पे, तो 94% रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो हैं आपको हैव बीन कंप्यूटराइज नेशन वाइड, तो इतना काम जो है पूरा हो चुका है। मैप्स की डिजिटलाइजेशन की बात करें तो 76% जो है वो आपको कंप्लीशन हो गया है। यहाँ पे जो है आपको हर लैंड के लिए, हर प्लॉट के लिए एक ये स्पेसिफिक नंबर उसको दिया जाता है, जिसको कहा जाता है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूएल पिन। ये आपको 14 डिजिट का एक नंबर होता है, तो जिस तरीके से हमारा आधार नंबर होता है वो एक डेटाबेस में, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में बहुत सी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, उसी तरीके से हर लैंड पार्सल का भी अपना एक डेटाबेस होगा और उसके थ्रू वो कनेक्ट किया जा सकता है। यू विल गेट एवरीथिंग कि भाई इस लैंड में क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल। सो दैट्स दिस इज द प्रोग्राम, दैट इज डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा स्कीम है दैट इज द दीनदयाल अंत्योदय योजना या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये जो है ये आपको एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द मेजर प्रोग्राम्स है। और यहाँ पे इसको 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसका जो मेन फोकस है वो है कि गाँवों में जो गरीबी है उसको हम कैसे चहुमुखी इंटरवेंशन करके, हॉलिस्टिक इंटरवेंशन से उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। अगर मिशन गोल्स की बात करें तो ध्यान रखेंगे, पॉवर्टी टारगेट स्कीम है ये, रूरल पॉवर्टी पे खास करके। ठीक है, नाम में ही आपको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है। मिशन गोल्स की बात करें तो यहाँ पे बात है कि रूरल पुअर्स को जो भी हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हम ऑर्गेनाइज करें। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जब ऑर्गेनाइज होंगे, ये एक साथ काम करेंगे, एक साथ अपने रिसोर्सेज को पुल करेंगे, तो इनकी इनकी जो पहुंच है वो बेहतर हो पाएगी, ये एक अच्छा काम कर सकेंगे, साथ ही साथ इनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो बेहतर हो पाएगी। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो है ऑर्गेनाइज करना, ये आप देखोगे कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको इन द रूरल डेवलपमेंट ये काफ़ी एक बड़ा आपको तरीका बन के उभरा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन इनको जनरेट करी जाए, और इनकम इनको मिलती रहे। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल एक्सेस इनको मिलता रहे, फॉर्मल क्रेडिट जो है आपको फॉर्मलाइज चैनल से लेना पड़े, ताकि ये जो है मनी लेंडर्स के जाल में ना फंसे। तो यहाँ पे जो बैंक्स होती हैं आपको, चाहे वो रूरल बैंक्स हों, ग्रामीण बैंक्स हों, या फिर कमर्शियल बैंक्स हों, ये सारे के सारे चैनल्स के थ्रू इनको फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड करने की बात होती है। तो जैसे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि कोई एक इंसान अगर लेना चाहेगा तो उसके पास हो सकता है कि आपको उतने रिसोर्सेज ना हो कि बैंक उसको लोन दे सके, बट आप जब एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं तो बैंक्स आपको यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दे देती है इजीली। तो ये फॉर्मलाइज क्रेडिट इनको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी जाती है, और इनको जब स्किल डेवलपमेंट हो गया तो जो लोग प्लेसमेंट अगर इनका हो सकता है संभव, तो वो भी कराने की मदद की जाती है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो फोकस है वो फोकस ज़्यादा सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स पे है। तो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप यानी कि वैसी कम्युनिटी जो काफ़ी पिछड़ी हुई हैं या वल्नरेबल कम्युनिटी हैं। ठीक है, तो वीमेन हो गए, या आपको एससी कम्युनिटीज़ के जो लोग हो गए, या जो फाइनेंशियली बहुत बैकवर्ड हैं, उनको कहीं ना कहीं ये फ़ायदा मिल सके, ये हम मेन पर्पस होता है आपको दीनदयाल अंत्योदय योजना का। आगे अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे की कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस को बेहतर किया जाए, तो जो है आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, इसके थ्रू जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस हम अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं। या साथ ही साथ जो है आपको फैसिलिटेटिंग सेविंग्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस लिंकेजेस, ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है आपको प्रोवाइड कराई जाए, ताकि आप एक छोटे लेवल पे ही माइक्रो इंटरप्राइजेज को आप बेहतर कर सकें। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाए इन बोथ द फार्म सेक्टर एज वेल एज नॉन फार्म सेक्टर्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट, प्लेसमेंट एंड मार्केट लिंकेजेज। कन्वर्जेंस यहाँ पे बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो जो आपको स्कीम्स चलते हैं उन सारे को यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्वर्ज करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और सोशल मोबिलाइजेशन यहाँ पे किया जाता है, ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन टू ऑर्गेनाइज पुअर फैमिलीज इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो मेन फोकस जो है आपको वही है, और यही आपको ओवरऑल। साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको एनजीओज जो हो गई, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, प्राइवेट सेक्टर हो गई, ये भी आपको कहीं ना कहीं इस स्कीम में पार्टिसिपेट करती हैं, ताकि जो है रूरल इंडिया को डेवलप किया जा सके। सो दिस वाज द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन फॉर यू। इसके बाद अगर एक बात करें तो इसी से मिलता जुलता जो है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। तो ग्रामीण यानी रूरल हो गया, कौशल्य मतलब स्किल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये डिमांड ड्रिवन प्लेसमेंट लिंक्ड एंड स्किलिंग प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे।
यहाँ पे यानी कि जो जो भी सीखना चाहता है वो जाके सीख सकता है। यहाँ पे प्लेसमेंट की सुविधाएँ हैं और यहाँ पे स्किल सिखाई जाती है। हाई क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग टू रूरल यूथ्स एज्ड 15 टू 35 ईयर्स, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? फ्रॉम द पुअर फैमिलीज़। तो मेन फंक्शन वही है कि रूरल यूथ को जो है आप मार्केट रिलेवेंट स्किल्स में जिसकी डिमांड है मार्केट में उसमें आप सिखाइए और फाइनली उसको जो है आप प्लेसमेंट दिलाने का प्रयास करिए। जब ऐसा होगा तो उसके पास एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन होगा और जो आपके यहाँ एक डिमांड है एंड सप्लाई के बीच में जो गैप है कि जो स्किल्ड वर्कर्स की हमें डिमांड होती है बट नॉर्मली अच्छे स्किल्स वाले वर्कर्स नहीं मिल पाते हैं, उस गैप को भी हम फुलफिल करेंगे और साथ ही साथ जो है इंक्लूसिव ग्रोथ जी होगा वो भी होगा पॉवर्टी रिडक्शन में। तो किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उसके पूरे फैमिली में पॉवर्टी को लेकर के जो इशू चल रही थी वो ठीक हो जाएंगे। अब अगर बात करें कि यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ का नेटवर्क है। बहुत सारे एजेंसीज़ हैं जो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करती हैं। ठीक है, उनको प्लेसमेंट दिलवाती हैं और साथ ही साथ पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग भी करते रहती है कि ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन प्लेसमेंट 10 दिन वो काम किया फिर वो निकल लिया। तो इसका कहीं न कहीं आपको बात किया जाता है और ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ होती हैं, इनको सिलेक्ट किया जाता है थ्रू अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, ठीक है? तो आप इतने लोगों को ट्रेन कीजिए, तो मान लो टेंडर निकल जाएगा कि 1000 लोगों को ट्रेन करना है, अब उसमें जिस कंपनी जो अपना बताएगी, उसको वो टेंडर दिया जाएगा। यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो बहुत सारे सेक्टर्स में दी जाती है इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, आईटी रिलेटेड सर्विसेज जो है यहाँ पे है। और ट्रेनिंग के ड्यूरेशन की बात करें तो आपको 3 महीने से लेकर के 1 साल तक हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द स्किल एंड द सेक्टर। सो दिस वाज द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और अगर आप बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेन फोकस जो है वो प्लेसमेंट पे है। यहाँ पे जो मिनिमम मंथली वेज की बात करी गई है, वो आपको 6000 की बात करी गई है। तो जो भी एजेंसीज़ हैं जिनको ये टेंडर दिया जाता है, उनको टारगेट होता है कि आप कम से कम 70% जो आपने जिसको ट्रेन किया उसको प्लेसमेंट होना चाहिए और मिनिमम एज वेज जो इसकी होनी चाहिए वो 6000 रुपये होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है परफॉर्मेंस ट्रैक आपको किया जाता है। यहाँ पे अगर फंडिंग की बात करेंगे तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो फंड करती है। लेकिन ये क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंड देती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है ये 40% फंड आपको प्रोवाइड करती है। अब अगर बात करें अभी तक के इसके अचीवमेंट की तो आप देखिए कि फरवरी 2024 तक की अगर बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ने करीब-करीब 25 लाख रूरल यूथ को ट्रेन किया है और करीब-करीब 20 लाख को उसमें से जो है वो आपको जॉब प्रोवाइड कराया है। तो जो आपको 70% का टारगेट है उससे ज़्यादा अचीव करते हुए ऑलमोस्ट 80% आपको यहाँ पे दिखेगा और यही माना जा रहा है कि ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल है आपको सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ को प्रोवाइड करने में। और जो इसका टारगेट है कि पॉवर्टी रिडक्शन किया जाए, वो भी कहीं न कहीं इसके थ्रू किया जा सकता है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अभी इसके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के और कुछ मेजर स्कीम्स हैं उसको हम डील करेंगे दैट वी विल डील इन नेक्स्ट वीडियो। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स, सो यू विल गेट द अपडेट। आप जो है एंडीवर प्रेप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं तो कुछ आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो भी मिलता रहेगा। तो कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।